वेलकम टू ऑल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक सीरीज शुरुआत की है जिसमें हमने पहला जो लेक्चर कंप्लीट किया था वो था हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री जानने के बाद अब हमारी बारी है ये जानने के लिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है और कैसे करते हैं और इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक जनरल बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, है ना। कार्बन होना चाहिए और उसके साथ कुछ इसके कंपाउंड होना चाहिए, मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक जनरल बात हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है हाइड्रोकार्बन। आपने सुना होगा हाइड्रोकार्बन, नाम से ही क्लियर है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, मतलब ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो वही यहाँ पे दिया है कि कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। याद रहे, कार्बन होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक। अब थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करते हैं। जब हम कार्बन और हाइड्रोजन लाते हैं तो उसके साथ कभी कभी रिएक्शन होकर कुछ और भी कंपाउंड्स बन जाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और भी एलिमेंट इनसे जुड़ जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि दोज कंपाउंड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉल्ड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे ये मीथेन है, एकदम बेसिक कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब यहाँ पे मीथेन लिया और इसको सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट को है ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं H², हमने इसको क्या किया? Cl2 से रिएक्शन कराया क्लोरीन से, तो हमें ये देखने को मिलता है CH3Cl मिलता है। तो देखिए पहले क्या था? सिर्फ कार्बन था और हाइड्रोजन था। इस वाले कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन ही है ना, इसलिए ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हमने क्लोरीन से रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बना? CH3Cl बना। ऑब्वियसली हम ये जो रिएक्शन है ना पढ़ने वाले हैं। कब? बाद में। अभी टेंशन लेने की बात नहीं है, बस क्या बन रहा है इसे ही हमें देखना है। तो जब हाइड्रोकार्बन को यहाँ Cl2 से यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में कराया रिएक्शन, तो क्या बना? CH3Cl बना। फिर इसको अगर मैं NaOH से, यहाँ पे NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है ये। देखिए यहाँ माइनस और प्लस। अब क्या करता है? OH माइनस Cl को रिप्लेस कर देता है। समझ में आया? तो NaCl बन जाता है, Na प्लस यहाँ के Cl माइनस के साथ चला जाता है और CH3 जो है ये OH के साथ आ जाता है। देखिए कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है सिर्फ। ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन बोलना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन को हटाकर एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच हुआ है, तो डिराइव किया गया है ना हाइड्रोकार्बन से, डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का। उसी तरह यहाँ पे भी CH3OH, ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। NaCl हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है ही नहीं, अरे कार्बन ही नहीं है वहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं वो। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब चीफ एलिमेंट क्या है? कार्बन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोमिनेंट एलिमेंट है वो क्या है? कार्बन है। तो हम देखने वाले हैं कि उसमें बॉन्डिंग कैसे होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें पता है कि कार्बन एक एलिमेंट है जिसका Z = P = E, मतलब कि अगर न्यूट्रल है तो जितना ये एटॉमिक नंबर ये किसके इक्वल होता है? 6 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 6 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 ही होता है। किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए ये वाला वैल्यू होता है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। किसके लिए? कार्बन के लिए। इसका मतलब ये हुआ, आपने इसे देखा होगा, इलेक्ट्रॉन जो फिल करते हैं इसे ऑर्बिट में, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं सेंटर पे न्यूक्लियस है तो इसको जैसे है ना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ, और 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो हम फर्स्ट ऑर्बिट में कितना फिल कर सकते हैं? 2। सेकेंड ऑर्बिट में बचा कितना? 4 हुआ, है ना। तो यहाँ पे हुआ 2 और 4 आया। अब देखिए कोई भी एलिमेंट है वो क्या चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो ऑक्टेट कंप्लीट के लिए इसको कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे
4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए इसका वैलेंसी कितना है 4 है। और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 है ना, इसीलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है। तो हमें पता चला कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है, क्योंकि वो 4 अदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। उसी तरह कार्बन एटम का जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है। अब चलिए कि भाई बॉन्ड कैसे बनता है ये हम थोड़ा देख लें, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम ये भी एक देख लेते हैं, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता हो कार्बन का, तो ऐसे लिखते हैं ना, पता हो ना 1s2 2s2 2p2 222 हो गया ना यहीं तक। ये जो होता है 1s2 ये इनर ऑर्बिटल होता है, और 2s2 2p2 जो होता है वो आउटर ऑर्बिटल होता है। अगर इसको फिल करें जो बॉक्स वाले मेथड से, तो 1 1 ऑर्बिटल, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, और p ऑर्बिटल जो 3 होता है 2p, तो यहाँ पे 1 2 2 और ये 1 होता है। 2 रूल होता है ना, हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी होता है, पॉली एक्सक्लूशन होता है, तो वही सब फॉलो करते हुए हम इसको लिखेंगे। देखिए जो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर्ड है, तो ये होना चाहेगा पेयर्ड। यानी देखने से तो लगता है कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा 2, एक एक्सेप्ट इधर इसमें करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेप्ट करेगा और दोनों पेयर्ड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है, कार्बन जो है ना बॉन्ड बनाता है एक्साइटेड स्टेट में। ये जो है ना ये ग्राउंड स्टेट की स्थिति है, नॉर्मल जो होता है ना ग्राउंड स्टेट, लेकिन कार्बन किस में बॉन्ड बनाता है एक्साइटेड स्टेट में। तो अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, चलिए वो जान लेते हैं। तो देखिए एक्साइटेड स्टेट में इनर ऑर्बिट, ये तो बहुत कमरे के अंदर होता है, घर के अंदर होता है, तो ये तो कहीं जाने वाला है नहीं। होता क्या है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कूद जाता है, छलांग लगाता है, किसमें, इस वाले में चला जाता है, तो इसमें एक बचा और बाकी जो है ये याद रहे तीनों एक ही स्पिन से, ठीक है। तो हमने देखा भाई इनर ऑर्बिटल, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल में देखिए 1 2 3 4 ऑर्बिटल है, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड है। पहले कितने थे, 2 ही अनपेयर्ड थे ना, तो अब 4 अनपेयर्ड है, मतलब अब 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो चलिए हम मीथेन की बात कर ले। सबसे पहले एकदम बेसिक से बात करते हैं, मीथेन कैसे बनता है। मीथेन तो आपने सुना होगा VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बॉन्ड कैसा बनना चाहिए। देखिए एक ऑर्बिटल, ये तो कार्बन का 4 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक 2 आपस मिलकर शेयर करके एक बॉन्ड बना लेंगे, फिर इससे एक बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बना लेगा और एक हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बनाएगा, पेयर भी हो गया, मस्ती से मजे करेंगे, बॉन्ड बन गया, कौन सा, CH4 बन गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है, प्रॉब्लम तो आने वाला है। देखिए प्रॉब्लम कैसे आता है, हमें पता है कि ये जो ऑर्बिटल है किसका, कार्बन का, ये 2s है, कार्बन का ये ऑर्बिटल 2p, ये भी 2p, ये 2p, ठीक। हमें ये भी पता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो 1s1 होता है ना, 1s1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s1। मतलब ये कि हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, करेक्ट। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे 1s वाला आ जाएगा, ये जो है ना हाइड्रोजन का, यहाँ पे इसको कलर करते हैं, कलर्ड, इसको कलर करते हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन का आ गया, ये हाइड्रोजन का आ गया, ये हाइड्रोजन का आ गया, हाइड्रोजन का। इसमें भी मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, कौन से, हाइड्रोजन। ये चारों क्या है, हाइड्रोजन है। कौन से ऑर्बिटल में है, 1s 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 1s। आ रही है बात समझ में।
अब देखिए बॉन्ड बनने वाला है, तो बॉन्ड जो बनने वाला है CH4 का ऐसे CH H H H 4 बॉन्ड बनने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पे 2p1s, यहाँ पे 2p1s, यहाँ पे भी 2p1s, लेकिन यहाँ पे 2s1s हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ VVT अकॉर्डिंग, अगर VVT को रिफरेंस माने और उसको मानते हुए हम आगे बढ़े तो हमें ये पता चलता है कि जो 3 बॉन्ड है यहाँ पे वो तो सिमिलर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तीनों एक ही जैसे बॉन्ड है। किस टाइप का? 1s2p 1s2p 1s2p। लेकिन एक जो बॉन्ड है चौथा वो 1s2s का है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉन्ड होते हैं ना वो 3 का एक स्ट्रेंथ होगा और जो चौथे का हो ना वो अलग स्ट्रेंथ होगा। मतलब एक जो सिंगल बॉन्ड होगा ना चारों में से, वो उसका बॉन्ड लेंथ भी अलग होगा बाकी तीनों से और उसका स्ट्रेंथ भी अलग होगा बाकी अदर 3 से। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2p1s 2p1s 2p1s, लेकिन यहाँ पे एक होता है 2s और 1s होता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब देखा गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी वही था, मतलब सबका इक्वल था और बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ साथ बॉन्ड लेंथ भी सबका सेम था। तो प्रॉब्लम कहाँ आया? है कि नहीं? प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम क्यों? अब इसको सॉल्व कैसे करें? इसका मतलब VBT सही नहीं है, तो VBT को रिजेक्ट किया गया और एक नया कॉन्सेप्ट आया, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हम समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से कि क्यों कार्बन और जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है CH4 में वो चारों बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ का होता है, इक्वल लेंथ का होता है। किससे समझने वाले हैं? हाइब्रिडाइजेशन से। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन से हम इसको समझ लें। तो देखिए अब हाइब्रिडाइजेशन में उतना कंप्लीट मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, बस आप इतना समझ लो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है ना। हाइब्रिडेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं। अब चलिए हाइब्रिडाइजेशन को एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट से समझते हैं। देखिए क्या हुआ कि 4 भाई बहन थे और चारों भाई बहन में बिल्कुल नहीं बनता था, झगड़े बराबर होते रहते थे। ठीक है। अब क्या हुआ कि नया आम जो है पका हुआ था उनके बगीचे में, चारों गए। ठीक है। आंधी आया, आम गिरा, है कि नहीं? आम गिरा तो किसी को जो आम मिला, एक को पहले वाले A मान लेते हैं, उसको आम मिला 8, B को आम मिला 11, C को आम मिला 13 और D को जो आम मिला वो ये कितना हो गया? 24 और प्लस 8 कितना हो गया? 32 हो गया। 32 एंड 12। समझे क्या मतलब? बगीचे में आम गिरा और वो आम का अमाउंट जो मिला, अलग अलग जो भाई बहन थे ना उनको अलग अलग अमाउंट में आम मिला। पहले को 8 मिला, दूसरे को B को 11 मिला, C को 13 मिला, D को 12 मिला। टोटल कितना हो गया? 19, 22, 32, 44 हो गया। आई बात समझिए 4 लोगों को। अब देखिए जब वो घर आए तो अभी रोने लगे। उसमें से कौन ये रोने लगा कि भाई मेरे पास तो 8 ही आम है, और ये थोड़ा खुश था कि भाई मेरे पास ज़्यादा आम है। ये भी थोड़ा सा खुश नहीं था क्योंकि 2 कम था इससे। मतलब आपसी सहमति नहीं बन रही थी, है ना। फिर झगड़े स्टार्ट हुए कि नहीं मुझे और आम चाहिए, है कि नहीं। अब देखिए हुआ क्या, उस घर का बुजुर्ग आदमी आया और बोला कि देखिए सब आम दो, सब आम निकालो। जितने भी मैंगोज है वो क्या किया? इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद सबको इक्वली बांट दिया। 11 इंटू 4 ईच। देखिए ये खुश, इसको नहीं मिला उतना ही मिला। देखिए कहने का मतलब है कि इसको 1 कम मिला और इसको 2 कम मिला। 1 कम मिला 2 कम मिला उतना चलता है, लेकिन देखिए इसके और इसमें कितना डिफरेंस था? 4 का डिफरेंस था ना। समझ में? इसके इसमें
5 का डिफरेंस था। तो अब जो डिफरेंस आया ना सबका, वो मिनिमाइज हो गया, कम भी हो गया, और सबको ऑलमोस्ट क्या हुए, बराबर बराबर आम में मिल गए, और उतनी ज़्यादा दुखी भी नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया गया ताकि सबको बराबर मिल जाए। तो सब अब खुश भी है कि भाई चलो हो गया मेरा काम। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि ऑर्बिटल कैसा भी हो, 1s2s 1s2p, ये क्या होता है, सब एक दूसरे से मिक्स होते हैं, और जो बाद में 4 ऑर्बिटल होते हैं ना, वो इक्वली स्ट्रेंथ के होते हैं। वही मैं समझाना चाह रहा था उस वाले रेफरेंस से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज है वो रिलेटेड है हाइब्रिडाइजेशन से। तो हाइब्रिडाइजेशन में सबको बराबर भी मिल गया और कोई दिक्कत भी नहीं हुआ, उसको भी उतना ही स्ट्रेंथ मिल गया। तो अब समझते हैं कि इसका इसमें क्या रोल है। इसमें रोल यही है कि हमने एक s और 3 p ऑर्बिटल को क्या किया, मिक्स किया। जब मिक्स किया तो sp3, इसको ये वाला भी sp3 sp3 sp3, मतलब 4 ऑर्बिटल बना, और वो चारों क्या बना, 4 sp3 ऑर्बिटल, इक्वल स्ट्रेंथ का बना, और उसका एनर्जी जो था वही सेम ही था, बॉन्ड लेंथ भी सेम था। तो आई होप आपको समझ में आया कि आखिर जो CH4 का जो बॉन्ड है वो क्यों स्ट्रेंथ में इक्वल होता है, बॉन्ड लेंथ भी इक्वल होता है। लेकिन थ्योरेटिकली अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करें तो बॉन्ड लेंथ अलग होना चाहिए और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अलग होना चाहिए किसी एक का अदर 3 के रिस्पेक्ट में। आ रही है बात समझ में? तो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इस पॉइंट पे आते हैं कि C2H4, जैसे ना C2H4, ये क्या है, इथीन है, ये क्या है, इथीन है। तो देखिए C2H4 में हमें पता है कि ये डबल बॉन्ड ऐसे होता है, आपने 10th वगैरह में पढ़ा होगा। अब इसका बॉन्डिंग कैसे होता है, तो वैसे ही सेम टू सेम कार्बन का जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, और फिर यहाँ पे 1s2 आ जाएगा, और एक ऑर्बिटल जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। तो ये जो मैंने बनाए हैं फाइनली एक्साइटेड स्टेट में ही बना दिया, ग्राउंड स्टेट का नहीं बनाया, बस ये जान लीजिए। आ रही है बात समझ में? अब देखिए ये जो कार्बन है, सही है, ये कितना बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, और ये एक डबल बॉन्ड बनाया है, ठीक है। यानी कि इसमें एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ये बात पता है, ठीक है। वही हाइब्रिडाइजेशन होकर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहता है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, एक हाइड्रोजन के साथ बनाता है, एक और हाइड्रोजन के साथ बनाता है। एक कार्बन की बात कर रहा हूँ, इस सिंगल कार्बन की बात कर रहा हूँ, और फिर यही कार्बन दूसरे वाले कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाता है, और ये जो होता है प्योर ऑर्बिटल होता है, प्योर ऑर्बिटल। कहने का मतलब ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ पार्टिसिपेट कौन करेगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और जो नहीं करता है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट वही पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। समझ में आया? तो ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, यानी प्योर ऑर्बिटल जो बचता है उसी से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली हम इसका कार्बन एक यहाँ पे लिख देंगे, वो भी एक दूसरे हाइड्रोजन से और एक तीसरे हाइड्रोजन से यहाँ पे बनाएगा बॉन्ड, और जो एक प्योर पाई ऑर्बिटल है इसके साथ जो है ना यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। हमें क्या सीखने को मिला इससे? हमें सीखने को ये मिला कि C2H4 में क्या होता है कि एक ऑर्बिटल जो है ना वो खाली रहता है, खाली नहीं रहता है, सॉरी, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो प्योर ऑर्बिटल का होता है, यानी वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं लेता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं लेता है तो करता क्या है, वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वो साइडवेज ओवरलैपिंग करता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, वो हो गया C2H2, इसको ऐसे लिखते हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये और ये, देखिए ये जो भी बना रहा हूं कौन से स्टेट का बना रहा हूं, एक्साइटेड स्टेट बना रहा हूं,
कार्बन का, किसी एक कार्बन का, ठीक है, किसी एक कार्बन का बना दिया। अब इसी कार्बन में हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ये हाइड्रोजन से जुड़ गया और एक जो है ये कार्बन से जुड़ गया, जो दूसरा वाला कार्बन है, इसका यहाँ पे हम बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है, दो प्योर, याद रहे, टू प्योर ऑर्बिटल, इसीलिए इसमें दो पाई बॉन्ड बनते हैं। दो ऑर्बिटल यानी दो सिग्मा बॉन्ड। देखिए किसी भी डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, किसी भी ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन पे, एक इधर है और एक इधर कोई भी है, यानी दो। उसी तरह उस कार्बन पे भी एक सिग्मा बॉन्ड इधर और एक सिग्मा बॉन्ड इधर। और पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें, दो पाई बॉन्ड हैं। दो पाई बॉन्ड किससे बने, दो प्योर ऑर्बिटल से बने हैं। आई होप आपको समझ में आया। दो इसके प्योर ऑर्बिटल, दो इसके प्योर ऑर्बिटल, दोनों कंबाइंड हुए और पेयर्ड कर लिए, साइडवेज, सॉरी पेयर्ड नहीं, साइडवेज ओवरलैपिंग से, जो हाइब्रिडाइजेशन से अपन बताते हैं ना, तो साइडवेज ओवरलैपिंग से वो बन गया। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, आप लिख सकते हैं इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ने वाले हैं ना, तो हमें छोटे छोटे टर्म्स आएंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस टर्म्स को देखें, समझे, फील ले और आगे बढ़े याद करके, समझे। तो वैसा ही एक टर्म है जिसमें हम कार्बन के टाइप्स लिखने वाले हैं, कितने टाइप्स के, वो काफ़ी स्मॉल है। देखिए कोई भी टाइप होता है ना, डिपेंड करता है आप कौन से बेसिस पे ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कार्बन कितना से अटैच्ड है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, जिसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी भी बोलते हैं। तो वही यहाँ पे हमें एक एग्जांपल से आपको बताने वाला हूँ बस। देखिए यहाँ आ गया CH3, ये C, CH3, C, C, CH2, C, CH, यहाँ पे CH3, C, CH3, यहाँ पे CH2। देखिए इस कार्बन को ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन है अपने बगल वाले कार्बन से कितने से अटैच्ड है, एक ही कार्बन है, इसके बगल में एक ही कार्बन है, इसीलिए क्या है, ये 1 डिग्री कार्बन है ना। तो इस कार्बन को हम 1 डिग्री बोलेंगे। कोई भी कार्बन अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड हो अपने साइड में, वो 1 डिग्री, जैसे ये हो सकता है। ये भी देखिए एक ही कार्बन से अटैच है ये वाला, बाकी सब तो हाइड्रोजन है। ये भी देखिए ये भी एक ही कार्बन से अटैच है ये वाला, ये तो ये जितने हैं क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। तो मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ, 1 डिग्री कार्बन, इसको मैं प्राइमरी कार्बन भी बोलता हूँ, प्राइमरी कार्बन। देखिए ये वाले कार्बन पे फोकस कीजिए, ये 2 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है अपने पड़ोस के दो कार्बन से अटैच है, तो इसीलिए इसको 2 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं, या सेकेंडरी कार्बन भी बोल सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। प्राइमरी मतलब ऐसा कार्बन जो एक से अटैच हो अपने पड़ोस के। दूसरा जो है क्या है, सेकेंडरी कार्बन, जो उसको हम 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं, दो कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो। तीसरा ये देखिए, इस कार्बन को देखिए, ये इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, टोटल 3 कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है। तो हम बोल सकते हैं ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। इसको टर्शियरी कार्बन भी बोलते हैं। 3 डिग्री बोलो या टर्शियरी कार्बन भी बोल सकते हो, है ना। ये तो 2 डिग्री हो जाएगा, एग्जाम्पल हमने दे ही दिया। नाउ ये वाला देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे ये कार्बन जो है इससे 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 अपने पड़ोस के डायरेक्ट अटैच कितने कार्बन से है, 4 कार्बन से। इसीलिए ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ, ये वाला कार्बन 4 डिग्री कार्बन या क्वार्टनरी कार्बन। समझ में आया? ये प्राइमरी, यहाँ पे सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी कार्बन। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज को।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड को बहुत तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे पास अलग अलग मेथड होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम कुछ खास और स्पेशल तरीका जानेंगे जो कि हमें यूजफुल है अभी के लिए, और बाकी जो तरीका है वो कहीं और देखेंगे जब वो समय आएगा, तो जैसे कि आइसोमेरिज्म में देखेंगे। तो यहाँ जो हमें जानना है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो हम तीन तरह से करते हैं। एक जो होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। दूसरा जो होता है वो होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को ही जिगजैग फॉर्मूला बोलते हैं, जिगजैग फॉर्मूला, है ना। दूसरा, अब देखिए सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। अगर कोई कंपाउंड ऐसे दिया है CH3 CH2 CH2, तो इसको अगर मुझे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या जिगजैग फॉर्मूला में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे ऐसे। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसा मिलेगा। ये जो है ना, ये कॉर्नर ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, है ना, और ये जो है ना बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है ना। छोटा बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। एंड पॉइंट है ना ये कार्बन, ये कॉर्नर जितने हैं, और यहाँ से जैसे ये C है, इसका मतलब यहाँ H H H लगा हुआ है। हम समझ जाते हैं इस बात को, आप लिखेंगे ना तो अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि उसका मतलब यही हुआ। आ रही है बात समझ में। देखिए CH3 यहाँ C है और H H H, यहाँ पे CH2 C है H H, क्योंकि कार्बन चार ही बॉन्ड बना सकता है, तो दो बॉन्ड तो इससे बना ही लिया है ये वाला कार्बन, बस दो बाकी है, तो यहाँ दो हाइड्रोजन मौजूद है। और यहाँ जो कार्बन है एक बॉन्ड बना लिया है, मतलब तीन बॉन्ड और बनाएगा, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, यानी कि हाइड्रोजन 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 जो है छुपा हुआ है यहाँ पे। तो आपको समझ में आया क्या कि अगर ऐसा कोई कंपाउंड है तो उसको अगर कोई ऐसा कंपाउंड है तो उसको बॉन्ड लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। आई होप समझ में आया आपको। देखिए बॉन्ड लाइन के बाद उसको जिगजैग भी बोलते हैं। एक और होता है कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला, कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला। दूसरा एग्जांपल, कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला में अगर देखिए CH3 CH2 यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ CH यहाँ पे Cl आ गया, और यहाँ पे CH2 CH CH3 CH2 CH3, ये एक कोई कंपाउंड है ना। इसमें हमें क्या लिखना है? कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला में लिखना है, ठीक है। तो देखिए एक काम करते हैं, ये Cl को मैं CH3 लिख देता हूं अभी के लिए, बेहतर रहेगा, ठीक है। अब यहां पे जो है कैसे लिखेंगे इसको कॉन्डेंस्ड फॉर्म में? देखिए CH3 को ऐसे ही लिखिए CH3, उसके बाद में ये जो बॉन्ड है ना इसको देने की जरूरत नहीं है ना, दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है, सीधे आप CH लिखिए। अब CH में एक यहाँ पे क्या निकला है? ब्रांच निकला हुआ है, तो इसीलिए इसको ब्रैकेट देकर उस ब्रांच को लिखिए CH3। ब्रांच खत्म हो गया, अब फिर CH2 आया है तो CH2 लिखिए, फिर CH और CH पे ब्रांच CH3 है इसलिए ब्रैकेट में लिखिए, जब भी ब्रांच आएगा ब्रैकेट में लिखिए, और फिर फाइनली CH2 CH3, यानी यहाँ पे CH2 CH3। आ रहा है समझ में? इस फॉर्मूले को मैंने किस में लिखा? कॉन्डेंस्ड फॉर्मूले में लिखा। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और वो लास्ट वाला है डैश फॉर्मूला। जैसे है ना CH3 CH2 CH3, सिंपल है ना। तो देखिए डैश फॉर्मूला सबको यहाँ पे ऐसे बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। CH जितना सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, बॉन्ड को दिखा दो एकदम क्लियरली। यहाँ देख रहे हो H3 है ना, तो यहाँ से H H H ऐसे 3 किया, तो ये कौन सा फॉर्म है? ये डैश फॉर्म है, डैश फॉर्मूला है, जिससे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन होता है, वेज डैश फॉर्मूला होता है, अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ अभी तक इतना ही एनफ है। करेक्ट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि जितने भी मेंबर होते हैं, एक सीरीज होता है जिसके ईच मेंबर डिफर करता है प्रीवियस से, कितने से, CH2 से। CH2 बोलो या 14 एटॉमिक मास यूनिट, 14 AMU, क्योंकि CH2 यहाँ पर अगर एग्जांपल दूँ CH2 तो 12 इसका हो जाएगा और 2 इसका हो जाएगा। तो ईच मेंबर किससे डिफर करता है, 14 AMU बोलो या CH2 से बोलो, वो क्या होता है, होमोलोगस सीरीज होता है। तो होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एकदम वही रहता है, कांस्टेंट होता है, बस CH2 बढ़ते जाता है। एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ कुछ पॉइंट से पहले वो देख लेते हैं। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम फंक्शनल ग्रुप एंड डिफर बाय 14 AMU फ्रॉम ईच मेंबर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ये एक सीरीज होता है कंपाउंड्स का, बस उसमें एक जो कंपाउंड होता है उसमें CH2 जोड़ दो तो आगे वाला नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज का उसको बोलते हैं होमोलॉग। जो मेंबर होता है ना, ईच मेंबर कॉल्ड होमोलॉग, तो उससे बढ़ जाता है, एक नया कंपाउंड आ जाता है। फिर उसमें CH2 डाल दो, ऐड कर दो, एक नया कंपाउंड आ जाएगा, है ना। तो हर एक मेंबर जो है ना पिछले वाले से CH2 आगे होता है। आया बात समझ में? तो वही यहाँ पे लिखा गया है। दूसरा कुछ पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला, याद रहे, जैसे कि CnH2n और यहाँ पे O दे दो। इसका मतलब ये हुआ, अगर N1 डालो तो CHO हो गया, N1 डालो तो क्या हो गया, CHO हो गया, N2 डालो तो देखो C2H2O हो गया। ध्यान से देखो, इसमें और इसमें किस चीज का डिफरेंस है, यहाँ पे CH4 हो गया, सॉरी, इसमें और इसमें एक तो C का डिफरेंस है और H2 का डिफरेंस है कि नहीं। तो हर नेक्स्ट मेंबर ऐसे ही डिफरेंस होते जाएगा। तीसरा डालो तो C3H6O, देखिए पहले वाले से C ज्यादा है और ये H2 ज्यादा है ना। तो ये सारे क्या है, एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोलॉग बोलते हैं। दूसरा, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, चूंकि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है तो उनका प्रॉपर्टीज ही होता है, क्या होता है, सिमिलर होता है। और फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तब भी जैसे बात कर सकते हैं, या सीधे CnH2n, क्या है, 2n+2 अल्केन है ना। अब इसमें देखिए N1 डालिए तो CH4 आ जाता है, N2 डालिए तो C2H6 आ जाता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ फंक्शनल ग्रुप भले ही नहीं है, लेकिन जब आएगा तो सब में सेम आएगा, नहीं आएगा तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए ये देखिए CH4 पहला था, दूसरा था C2H4, तो कार्बन एक बढ़ा और हाइड्रोजन 2 बढ़ा, मतलब ओवरऑल क्या बढ़ा, CH2 बढ़ा। मतलब ये सब जितने बढ़ते जाएंगे एक ही जनरल फॉर्मूले के, वो क्या है, होमोलोगस सीरीज है। और एक मेंबर, हर एक मेंबर को क्या बोलते हैं, होमोलॉग बोलते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं देता हूं, आप उसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और आपको ये बताना है कि इसमें इनमें से कौन सा जो सेट है होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। CH4 C2H6 पहला, बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, C2H4 C4H8, तीसरा यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ OH ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे भी OH। फोर्थ एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2N H2, ठीक है, ये हो गया। इसमें और इसमें देखना है, इसमें देखना है, इसमें देखना है। और यहाँ पे दूसरा जो है इसको CH3 CH2 CH2 CH3 CH2, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे CH2H, यहाँ पे CH3, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। तो ये रहा आपका पास। एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
एक साइक्लिक वाला इसे ले लेते हैं। ये देखिए ये OH आ गया, यहाँ पे CH2OH आ गया। देखिए इतने सारे आपके पास एग्जाम्पल है, आपको बताना है, ठीक है। बस आपको 1 मिनट से 2 मिनट टाइम लेना है और इसको सॉल्व करना है। देखिए चलिए आप आंसर पे आते हैं। ये CH4 और C2H6, देखिए डिफरेंस कितना का है, C में C का डिफरेंस है और H में 2 का डिफरेंस है। ऑब्वियसली ये क्या है, होमोलोगस सीरीज के पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए C2H6 C4H8, तो यहाँ पे 2 कार्बन आ गया और हाइड्रोजन 2 आ गया, 4 मतलब 4, तो 2 इंटू CH2 यानी CH2 के मल्टीपल में है तो ये भी है। इसके बाद C2H4 के बाद आता है C3H6 और फिर आता है C4H8, तो उस सीरीज के ही तो पार्ट है ना, तो इसीलिए क्या है, ये एक दूसरे के मतलब सेट ऑफ होमोलोगस सीरीज के पार्ट है। यहाँ पे देखिए ये और ये एकदम अल्केन है, इसमें भी अल्केन है। यहाँ फॉर्मूला क्या आया, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 1 8 है कि नहीं, 3 2 5 3 2 5 2 7 1 8 C3A, ये भी क्या है, ये भी एक होमोलोगस सीरीज है, समझे। और यहाँ पे देखो ये होमोलोगस सीरीज के पार्ट नहीं है, ये होमोलोगस सीरीज है। ये कैसे नहीं है, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, आपको ऐसा लगेगा कि देखिए इसमें और इसमें जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ CH2 का है ऑब्वियसली, लेकिन चूंकि फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है, आप कंडीशन याद करो, फंक्शनल ग्रुप अगर है तो सेम होना चाहिए दोनों कंपाउंड में जब कंपेयर हो तो, है ना। तो ये इसके सीरीज का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप अलग है और ये फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो आई होप आपको समझ में आया होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, तो आइए करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में पहला जो है वो है ओपन चेन या क्लोज चेन। पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन, पहला ओपन चेन और दूसरा क्लोज चेन, ठीक है। ओपन चेन को ही हम क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक और एलिफेटिक। एसाइक्लिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो साइक्लिक नहीं है, क्लोज नहीं है ना। एलिफेटिक इसलिए बोलते हैं ओपन चेन को क्योंकि वो फैट्स की तरह अट्रैक्ट होता है, बात समझ में आई। दूसरा जो है क्लोज चेन, उसको हम साइक्लिक भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ओपन चेन जो है यहाँ पे साइक्लिक या एसाइक्लिक या एलिफेटिक, यहाँ 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला हाइड्रोकार्बन और दूसरा नॉन हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, और नॉन हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी हो सकता है एलिमेंट, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह भी हो सकता है। नाउ हाइड्रोकार्बन 2 तरीके से डिवाइड होता है यहाँ पे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर आपको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में नहीं पता है तो चलिए जान लेते हैं। देखिए ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ कार्बन और कार्बन का क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो क्या होता है, सेचुरेटेड होता है हाइड्रोकार्बन। और जिसमें डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन का, वो क्या होगा, अनसेचुरेटेड। ट्रिपल बॉन्ड होगा वो भी अनसेचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, मतलब ये कि पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड हो जाएगा। और जिसमें पाई बॉन्ड होता है, 1 हो या 2 हो, वो अनसेचुरेटेड होता है। समझ में आई। बाकी इसके बारे में डिटेल जब टाइम आएगा तो हम जानेंगे, अभी इतना ही एनफ है। नाउ नॉन हाइड्रोकार्बन के बारे में जान लेते हैं। नॉन हाइड्रोकार्बन भी सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड होता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे सेचुरेटेड में यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ क्या है, OH है, O है, और O तो हाइड्रोकार्बन नहीं हुआ ना। और यहाँ पे अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे Br आ गया, Cl आ गया, ठीक है।
तो सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है, करेक्ट। अनसैचुरेटेड नॉन हाइड्रोकार्बन, तो अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और नॉन हाइड्रोकार्बन मतलब कि कोई हाइड्रोजन के अलावा भी कोई और एलिमेंट आ सकता है, जैसे यहाँ ब्रोमीन आ गया और यहाँ पे क्लोरीन आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे हाइड्रोकार्बन का लिया था ना, सैचुरेटेड में आता है अल्कीन और अनसैचुरेटेड में आता है अल्कीन या अल्काइन, ठीक है। तो ये तो पार्ट हमने सीख लिया, और दूसरा पार्ट सीखते हैं क्लोज चेन के बारे में देखते हैं। तो देखिए क्लोज चेन जो होता है वो दो तरीके से डिवाइड है, एक तो होमोलिटिक होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोला? होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक भी दो तरीके से डिवाइड है। अब देखिए होमो मतलब क्या होता है, एकदम कार्बन वगैरह हो, रिंग में क्या होना चाहिए, सिर्फ कार्बन होना चाहिए, और हाइड्रोजन मतलब कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन उससे अटैच होना चाहिए। रिंग में कोई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह नहीं आना चाहिए, वो क्या होता है, होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मतलब रिंग, खुद रिंग में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, हेट्रोसाइक्लिक हो जाता है। अब होमोसाइक्लिक को दो पार्ट में बांटा गया है, देखिए कैसे, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो देखिए एरोमेटिक के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है बाद में, जब टाइम आएगा इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम्पल जान लीजिए कि एरोमेटिक में क्या होता है ना, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है, मतलब सिंपलेस्ट अगर बात करूँ तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है, कंजुगेशन वगैरह होता है, वही हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। उतना भी ये करेक्ट नहीं है, जब समय आएगा तो देख लेंगे, जान लेंगे। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक में देखिए एक पाई बॉन्ड आया, एक ही आया, एक में तो आया ही नहीं, लेकिन रिंग तो है ना, कार्बन का पूरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, इसलिए क्या है, होमोसाइक्लिक है। और चूंकि पाई बॉन्ड अल्टरनेटिव में नहीं है तो क्या हो गया, एलिसाइक्लिक होगा। पाई बॉन्ड अल्टरनेटिव में रहता तो भी कंडीशन आता है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, वो अलग बात है, बस एग्जाम्पल दो तीन जान लीजिए। अब एरोमेटिक को भी दो पार्ट में बांटा गया है, बेंजोइड एरोमेटिक, नॉन बेंजोइड। इस टाइप के देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, आपने कभी देखा होगा। अब ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ये बेंजोइड एरोमेटिक में आता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे तीन तीन है ना, दो भी ऐसे दे सकते हैं। उसके बाद में नॉन बेंजोइड एरोमेटिक, देखिए सबसे पहले एरोमेटिक, देखिए पाई बॉन्ड है इसे, और यहाँ पे टूट जाता है, इस पे माइनस जाता है, इस पे प्लस आता है, तो कंजुगेशन में आता है। मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पूरा चैप्टर ही है इस पे। और नॉन बेंजोइड इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे बेंजीन तो है, बेंजीन नहीं है यहाँ पे, इसको हमको बेंजीन बोलते हैं, है ना। एरोमेटिक तो है लेकिन बेंजोइड नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखिए हेट्रोसाइक्लिक की बात करते हैं। हेट्रोसाइक्लिक मतलब ये कि साइकिल तो होगा लेकिन रिंग में कोई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह आ सकता है, तो हेट्रोसाइक्लिक। और हेट्रो में एरोमेटिक हो सकता है और नॉन एरोमेटिक हो सकता है। तो देखिए ये एरोमेटिक हो गया हेट्रोसाइक्लिक में, देखिए साइकिल में ही ऑक्सीजन आ गया है, नाइट्रोजन आ गया है, ये वगैरह आ जाए। नॉन हेट्रो एरोमेटिक में है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको दूर दूर तक शेयर कीजिए। कहाँ तक? दूर दूर तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है वो नोमेनक्लेचर में स्टार्ट करने वाला हूँ। तब तक के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। धन्यवाद।